वेलकम एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है सबके। ऑडिट का पेपर भी हो गया, ग्रुप 1 का लास्ट पेपर है। बट सर उतनी खुशी नहीं हो रही है। एक पेपर आसान नहीं दे रहे हैं। एक पेपर से उम्मीद होती है ना कि आपका एक पेपर आएगा जो पूरा ग्रुप 1 का कोटा पूरा कर देगा। हाँ, एक पेपर बाकी है लॉ का, होप सो ऐसा हो। लेकिन आज का पेपर भी अबव एवरेज कैटेगरी का ही था। मतलब एफआर भी मैंने अबव एवरेज बोल दिया था, लेकिन एवरेज था, मतलब आप लगा लो इजी तो नहीं था। एसएफएम अबव एवरेज आ गया, अब ऑडिट भी अबव एवरेज ही आ गया। अबव एवरेज इसलिए क्योंकि एमसीक्यू भी बहुत आसान नहीं थे। हाँ ठीक थे, एमसीक्यू मैनेजेबल थे, बट आज का पेपर नकल सा लेंथी भी था। लेंथी तो यार अब सारे पेपर होने ही है, लेकिन जो ट्रेडिशन होता है ना कि एक पेपर आता है कि जो बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अबव एवरेज पेपर ये भी था। तो कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें लग रहा है हाँ इसमें तो हम कुछ और ही कर देंगे। तो होप सो लॉ में इतना पढ़ के जाओ कि सब आता हो। लेकिन आज का पेपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन आज का पेपर भी अबव एवरेज कैटेगरी में ही फॉल करेगा। जो एमसीक्यू की बात करी जाए तो मॉडरेट पेपर था, एमसीक्यू का नॉर्मल था। एमसीक्यू में जो बैंक ऑडिट छोड़ के क्या होगा तो उसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया होगा। 10 नंबर का एमसीक्यू आपको बैंक ऑडिट का दिख गया है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि पूरे पेपर में एक क्वेश्चन आया प्रोफेशनल एथिक का, एक क्वेश्चन। जहाँ पुराने अटेम्प्ट्स में 12 से 16 नंबर का प्रोफेशनल एथिक आता था, 4 नंबर का प्रोफेशनल एथिक आया। ओहो तौबा तौबा। एक प्रोफेशनल एथिक की तो जो हमें लगता है कि हाँ चलो 16 में से 12 10 तो हम कवर कर ही लेंगे, बट चलो कोई बात नहीं। उसके बाद बाकी पेपर की देखी जाए तो सब्जेक्टिव हैवी साइड पे था और एमसीक्यू नॉर्मल थे। बाकी एक बार इन डिटेल डिसाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट है, ऐसे 570 का क्वेश्चन है। एसेज फिर भी आपको थोड़े ठीक देख लेंगे, लेकिन घुमाए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, जैसे वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट है, ऑडिटर एक्सपर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, वो सारे ना थोड़े थोड़े मिक्स कर रखे हैं। आपको क्वेश्चन की ब्लेंड करके आंसर लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं था। उसके बाद 570 का डायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है जी आपका ऑडिटर एक्सपर्ट का क्वेश्चन है, ऐसे 620 का क्वेश्चन है जी। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब उसमें पूछा हुआ है कि ऑडिटर का काम हमें पसंद नहीं आया तो हमने ऐसे कौन सा स्टेप्स उठाने की हमें क्लीन ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़े। तो हाँ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के साथ साथ लिखना पड़ेगा, बट ऐसे अगर समझ आ गया तो आप आधी जंग तो वही जीत गए हो कि आपको ऐसे समझ आ गया, आप ऐसे लिख दोगे। अब 620 के ऊपर जितना पता वो तो लिख ही दोगे। उसके बाद ऐसे 540 के 2 क्वेश्चन आया, टैक्स ऑडिट के 2 क्वेश्चन आया। ऐसे 540 का ये वाला क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन जो अगला वाला क्वेश्चन है वो एमटीपी से आया, वो पुराना क्वेश्चन है, नवंबर 2021 का एमटीपी का क्वेश्चन है। बट ये वाला क्वेश्चन दिखता है ऐसे 540 का। आगे चलते हैं। ये इतना लंबा क्वेश्चन है, इस चक्कर में पेपर लेंदी हुआ है। ये इतना लंबा क्वेश्चन है, लास्ट में जाके पूछा हुआ है सर्टिफिकेशन क्या होता है। तो आपने सर्टिफिकेशन के बारे में लिखना था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मेंशन करते चले जाओगे कहीं कहीं। तो ऐसे 530 का क्वेश्चन है। चलो जी। उसके बाद कारो का क्वेश्चन है। अब ये कारो का सिंगल कारो के दोनों क्लॉजेज लगने हैं। क्लॉज नंबर 15 भी लगना नॉन कैश ट्रांजेक्शन वाला, और क्लॉज नंबर 1 भी लगना है वो फिक्स्ड एसेट वाला। तो दोनों लगेंगे, क्लॉज 15 भी लगेगा और क्लॉज 1 भी लगेगा, फिक्स्ड एसेट वाला भी लगेगा। उसके बाद जी आपका फिस्कल लॉ पे टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। दोनों का पूछा हुआ है, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा हुआ है। तो क्लॉज नंबर 18 यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन का लग जाएगा और क्लॉज नंबर 21 आपका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लग जाएगा। ऑल तो ये क्वेश्चन लोगों को मुश्किल लगा है कि हम उसमें स्टेटमेंट कैसे दें, हम उसको डिफेंड कैसे करेंगे, कैसे क्या होने वाला है। बट अगर आपने क्लॉज नंबर मेंशन कर दिया और उसके बारे में कुछ लिखाया हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नया था जो मेरे को लगता है किसी से ढंग से नहीं हुआ, और ये क्वेश्चन आता नहीं था कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के। ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 447 से है। आपको वैसे इसमें सेक्शन 35 भी मेंशन करना पड़ेगा आपको, डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस। उसके बाद आप पेनल्टी बताओगे 1% से लेके आपका अमाउंट ऑफ फ्रॉड तक वो एक्सटेंड हो सकता है 3 टाइम्स तक, तो वो सब लिखना था। और इसमें गिल्टी पाया जाएगा, ये गिल्टी होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नया था, कंपनी ऑडिट का। सेक्शन 141 का क्वेश्चन है, 141 का सब क्लॉज 3 सब सेक्शन 3 का क्वेश्चन है। लेकिन नए क्वेश्चन है। बात यही है कि सारे नए क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब कुछ हैं देखने को जो देखे हुए हैं हमने, एसएस के क्वेश्चन जो है हल्के फुल्के देखे, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है वो सारे घूमे हुए। नए क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर उतना दिमाग तेज नहीं चलता, आपको एनालाइज करना होता है, फिर वही टाइम का कंस्ट्रेंट। तो उस चक्कर में पेपर थोड़ा हैवी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसके बाद कंपनी ऑडिट का ये वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन ड्राफ्टेड है, ऊपर वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन ड्राफ्टेड है। तो ऐसे ये दो तीन क्वेश्चन है जो किसी से भी ना बहुत स्मूथली नहीं गए, लोगों ने लिखा है, लेकिन बस वही है, लिखना और सही करने में फर्क होता है। उसके बाद जी आपका है, ये है एक क्वेश्चन जो प्रोफेशनल एथिक का है, सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 1 का क्वेश्चन है। ऑल तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन आया यार। उसके बाद नो क्लार तो आना ही था, वो अमेंडमेंट है, बट चलो। ये है आपका 540 का क्वेश्चन है। यही मैं इसकी बात कर रहा था कि ये एमटीबी का क्वेश्चन है, नवंबर 21 का हूबहू क्वेश्चन है। अब नवंबर 21 की एमटीबी अगर आप पढ़ी है तो उन्होंने तो कर दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी वैसे 540 का लिख रहे हैं, क्योंकि प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लिखना था। उसके बाद जी आपका ये एनबीएफसी का क्वेश्चन है। एनबीएफसी का क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। मतलब उसमें बोला कि डिवीजन 2 और डिवीजन 3 के लिए दोनों सेम ही होती है, लेकिन दोनों सेम नहीं होती। आपको दोनों को पहले समझाना है, फिर उसको डिनाई करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखना है।
उसके बाद जी क्वालिटी रिव्यू, इस बार क्वालिटी रिव्यू और प्योर रिव्यू दोनों से क्वेश्चन आया। तो क्वालिटी रिव्यू का क्वेश्चन है, टर्नओवर वाला क्वेश्चन है, आपकी कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद जी आपका मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है, ये आपका मैनेजमेंट इंटरनल ऑपरेशन ऑडिट से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में आप सिर्फ अगर मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स के कंटेंट लिखाओगे ना, तब भी आपको आधे से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसको सारा समझाया वगैरह सब कुछ करा है और सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी डालें तो फिर तो बल्ले बल्ले है। उसके बाद पीयर रिव्यू का ये क्वेश्चन दिखता है, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू पूछा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जी ये फिर से टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है। ऑल तो जो डेप्रिसिएशन और पीयर रिव्यू वाला क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन है, क्लॉज 18 क्लॉज 21 वाला, वो फिर भी मुश्किल लगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आसान था। इसमें वो लगना है यार स्टैम्प ड्यूटी वाला 50,000 से ऊपर हो जाएगी, 56 to 10 वाला। उसके बाद जी नोक्लार वाला क्वेश्चन है, तो नोक्लार तो यार अमेंडमेंट ही आना ही था ये। उसके बाद ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से हम ये सोच के चलते हैं कि कुछ एक चैप्टर आएगा जो 4 और 5 नंबर का हुबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और फटाफट क्वेश्चन हम वो कर देंगे, लेकिन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये आपका स्टैंडर्ड गाइडलाइंस से आया है क्वेश्चन। और अगर आपको रेफर करना है तो ये पेज नंबर 4.18 है स्टडी मैट से, बट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट तो सीधा दे सकते थे। चलो आखिरी क्वेश्चन आसान था, इंश्योरेंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आसान था, लेकिन जो भी है जैसा भी पेपर गया है इसको छोड़ो, अब आगे बढ़ो। अभी भी एक पेपर बाकी है पहले ग्रुप का, एग्रीगेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, होप मत हारो कि नहीं ऐसा हो गया, ऐसा में भी ऐसे गया था, कोई बात नहीं भाई, जो पेपर मुश्किल आता है उसमें नंबर ज्यादा मिलता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लॉ पूरा करके जाना, कुछ छोड़ के नहीं जाना है। एक बार हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है कैसे है। लो जी, तो जी 1.5 अगर तुमने ऑडिट वाले पहले वाले दिन जो मैंने बोला था डायरेक्टर करा तो वेरी गुड, आप अपने हिसाब से चल सकते हो, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं करा ऑडिट में, सिर्फ ऑडिट करिए। तो आज सिर्फ हम डायरेक्टर के सारे चैप्टर खत्म करेंगे। डायरेक्टर में आप सबसे पहले कौन सा शुरू करोगे, आप मीटिंग ऑफ बोर्ड शुरू करोगे सबसे पहले, सबसे हैवी चैप्टर है। सो के उठोगे, फ्रेश माइंड होगा, सबसे पहले मीटिंग निपटाओ, 2-2.5 जितने भी घंटे लगते हैं 2 घंटे में हो जाना चाहिए, उतने घंटे में आप मीटिंग वाला निपटाओ, सबसे ज्यादा उसी से आता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट, उसके बाद लास्ट में मैनेजरियल पर्सोनल। कोई बिना करे नहीं सोएगा, मैनेजरियल पर्सोनल सुबह के लिए नहीं छोड़ना है कि 10 सेक्शन तो सुबह कर लेंगे, नहीं नहीं, आज ही करके सोएंगे। और इसमें ध्यान रखना नेट प्रॉफिट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला बार बार पूछने लग गया है सवाल, अब प्रैक्टिकल आने लग गया है। 2-4 अटेम्प्ट पहले नेट प्रॉफिट का मैंडेटरी क्वेश्चन में प्रैक्टिकल आ गया था, तो रेम्यूनरेशन का, तो थोड़ा ध्यान से करना। और उसके बाद जी हम कल का दिन शुरू करेंगे आईबीसी फॉर्मूला और एफसीआरएस से। आईबीसी से इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि जो 30 नंबर का आपका इकोनॉमिक लॉ है उसमें से हम 22-23 नंबर का सुबह सुबह फर्स्ट हाफ में खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हमने आईबीसी करना है, उसके बाद आईबीसी 10 नंबर का आ जाएगा यार, और पीएमएलए भी आने लग गया आजकल 8 to 10 नंबर का। एफसीआरए का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है 4 नंबर का। इसके बाद बच्चा कौन सा, फेमा और आर्बिट्रेशन, वो हम बाद में देखेंगे। और फेमा तो मैंने कल के लिए डाला, फेमा तो मतलब इतना वास्ट चैप्टर है और वो आएगा 6-7 नंबर का, तो मैं नहीं सोचता कि वो आज करना चाहिए। उसके बाद आप छोटे छोटे चैप्टर निपटा दो, एनसीईआरटी और स्पेशल कोड। और उसके बाद क्या करना है, आपने सेबी जरूर करना है। सेबी के साथ साथ फॉरेन कंपनी, इतना रेकरिंग चैप्टर है ये, आपको आप कोई भी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठा के देख लो, ये आपको हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट दिख ही जाएगा। और इतने आसान क्वेश्चन आते हैं फॉरेन कंपनी के, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन इसका डर किस बात का, इस बार कॉम्प्रोमाइज और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का। इसमें जो वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के 2-4 क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने हो गए, कितने वोटिंग हो गई है, तो वो जरूर करके जाना, उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा है। बाकी इंस्पेक्शन आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि 4 से 5 नंबर का आता है और 2 क्वेश्चन आ गए, आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन थोड़ा कम आता है, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली देखो कि आपका कोर्स कितना है, तो आप इंस्पेक्शन करो। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको ऊपर से रीड कर सकते हो या छोड़ के जा सकते हो। और आर्बिट्रेशन आप, मैं कहूँगा फटाफट निपटा लेना, कोई रिवीजन वीडियो के थ्रू निपटा लो, 3 से 4 नंबर का दिख जाता है, और मतलब मुश्किल से आधे पौने घंटे का चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, तो इसको करके जाना, छोड़ के मत जाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिसलेनियस चैप्टर छोड़ जाते हो, नहीं छोड़ो। अगर एक क्वेश्चन रजिस्टर्ड वैल्यू से आ गया, एक क्वेश्चन रिमूवल से आ गया, एक क्वेश्चन मिसलेनियस से आ गया, तो 10 से 12 नंबर आपके मर जाएंगे मिसलेनियस छोड़ के जाओगे तो मिसलेनियस करके जाना है। और कल सुबह के लिए मैंने क्या छोड़ा, फेमा में सिर्फ कुछ टॉपिक्स, कौन से, ईसीबी, इंपोर्ट और ओडीआई के, इसके सिर्फ 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन देख के जाने, 2B या 2C वाले होते हैं क्वेश्चन, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ के जाओ, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ज़्यादातर। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, तो पीआरआई तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और पीआरआई के बाद भी टाइम बचता है तो एक्सपोर्ट कर लेना। तो कौन कौन से करने हैं, ईसीबी, ओडीआई और इंपोर्ट के सारे 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन, पीआरआई ढंग से करके जाना है, और टाइम मिला तो एक्सपोर्ट करके जाना है। उसके बाद वाइंडिंग अप के सिर्फ क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि इसका एमटीपी में आया था, पिछली बार एमटीपी में आया था, एमसीक्यू आया था 10 नंबर के, तो इस बार भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। वाइंडिंग अप 10 नंबर का एमसीक्यू में आगे छोड़ भी नहीं पाओगे, तो सिर्फ क्वेश्चन देख जाओ, चैप्टर पढ़ने की दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। चलो जैसे भी पेपर है आगे बढ़ते हैं, बाकी अगले पेपर में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।